1929 के लाहौर कांग्रेस सेशन में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पुण्य स्वराज का रेजोल्यूशन पास करा, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब सिर्फ रिफॉर्म नहीं चाहिए था, पूरी आज़ादी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने से कुछ होता नहीं है, एक बड़ा एक्शन मूवमेंट चाहिए था। और गांधी जी के सामने एक मुश्किल थी। 1922 में उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से बंद करना पड़ा था और उस वक्त लोगों के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आया। तो इस बार गांधी जी को एक ऐसा मूवमेंट डिज़ाइन करना था जो चारों तरफ से सॉलिड हो। मतलब पहला कि कोई एक स्पेसिफिक और क्लियर टारगेट होना चाहिए, कोई वेग डिमांड नहीं, कुछ ऐसा जो लोग देख सके, समझ सके और आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरा, हर तरह के इंसान पार्टिसिपेट करें, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसान, मजदूर, हर तरह के। क्योंकि जो मूवमेंट सिर्फ एक क्लास की मूवमेंट हो वो नेशनल मूवमेंट या मास मूवमेंट नहीं बन सकती। तीसरा, मूवमेंट पूरी तरह नॉन वायलेंट होना चाहिए। अगर इंडियंस ने वायलेंस की तो ब्रिटिशर्स को जस्टिफाई करने का एक रीज़न मिल जाएगा और बिना वायलेंस के जो मॉरल हाई ग्राउंड इंडियंस के पास है वो हमेशा रहेगा। चौथा, दुनिया देखे, इंटरनेशनल अटेंशन मिले, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ इंडिया की पब्लिक की तो परवाह नहीं करती, लेकिन इंटरनेशनल ओपिनियन उनके लिए बहुत मैटर करता है। और ये चारों कंडीशन एक साथ पूरी करने वाला इशू गांधी जी ने चूज़ करा, वो था नमक का। अब समझो क्यों नमक को चूज़ करा गया। क्योंकि पहले ये क्लियरली समझना ज़रूरी है कि ब्रिटिश सॉल्ट लॉ क्या था, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे दांडी मार्च की असली इम्पॉर्टेंस नहीं समझ आएगी। ब्रिटिश इंडिया में सॉल्ट लॉज के अंडर कुछ रूल्स थे। कोई भी इंडियन अपने आप नमक नहीं बना सकता था, चाहे वो समुद्र के कितने ही पास क्यों ना रहता हो। समुद्र का पानी नेचुरली नमक देता है, लेकिन इंडियंस उसे नहीं ले सकते हैं। नमक सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट से ख़रीदा जा सकता है और उसके ऊपर सॉल्ट टैक्स लगता है, और ये कानून तोड़ने पर अरेस्ट किया जाता है और सज़ा दी जाती है। तो अब सोचो कि नमक कोई लग्जरी आइटम नहीं है, खाना उसके बिना नहीं बनेगा, इंसान की बॉडी उसके बिना काम नहीं करेगी। तो ये एक सर्वाइवल की चीज़ है और इसी ज़रूरी चीज़ पर ब्रिटिशर्स का मोनोपोली है, उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। अब ये समझो कि सॉल्ट टैक्स गरीबों पर ज़्यादा क्यों भारी पड़ा, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा कमाता है उसके लिए नमक का खर्चा एक छोटी सी रकम है, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इंसान दिन भर खेत में काम करता है, रोज़ की कमाई से घर चलता है, उसके लिए ये टैक्स बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव होगा। इकोनॉमिक्स भी इसे रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। और यानी जितना गरीब इंसान उतना ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। और यहीं पे गांधी जी की असली जीनियस सामने आती है। उन्होंने एक ऐसी चीज़ चूज़ करी जिससे हर इंसान डायरेक्टली कनेक्ट करता हो। कोई ये नहीं कह सकता मुझे नहीं फ़र्क पड़ता नमक से, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये सॉल्ट लॉ, दांडी मार्च क्या है। सॉल्ट टैक्स जो है वो हर घर में था, अमीर के घर में भी, गरीब के घर में भी। और नमक बनाना एक नॉन वायलेंट एक्ट था, इसमें कोई वेपन यूज़ नहीं होता, इसमें एग्रेशन नहीं है, इसमें मतलब ये नेचुरली चीज़ है और मॉरली तो हर इंडियंस का हक है ये। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये विजुअली बहुत पावरफुल था कि एक इंसान समुद्र के किनारे जाए, नमक उठाए, ये इमेज पूरी दुनिया तक पहुंचने वाली थी और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर करने वाली थी और दुनिया देखने वाली थी। तो अब गांधी जी ने क्या किया कि मार्च शुरू होने से पहले गांधी जी ने एक ज़रूरी काम किया। उन्होंने वायसरॉय लॉर्ड इरविन को एक फॉर्मल लेटर लिखा जनवरी 1930 में। और ये लेटर मतलब इस लेटर में गांधी जी ने पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया कि ब्रिटिश रूल कैसे इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है। लैंड रेवेन्यू, सॉल्ट टैक्स, मिलिट्री का खर्चा इंडियन से वसूल करना, सब कुछ डिटेल में। और उन्होंने क्लियरली वॉर्न किया कि अगर इन डिमांड्स पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे। और इरविन ने इसका कोई मीनिंगफुल रिप्लाई नहीं दिया उन्हें। और ये लेटर इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गांधी जी हमेशा ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि पहले उन्होंने नेगोशिएशन ट्राई किया था, उन्होंने सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं किया था, पहले डायलॉग फिर एक्शन। इसी एक मतलब
ऐसे एक चीज़ होती है, मॉरल हाई ग्राउंड उनके पास रहता है। ब्रिटिशर्स ये नहीं कह सकते थे कि गांधी ने बिना बताए कानून तोड़ा, गांधी ने सबको पहले से बता दिया था और फिर तोड़ा। तो इरविन ने जवाब नहीं दिया, तो अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया था। अब आता है 12 मार्च 1930 को। गांधी जी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकले और उनके साथ 78 वॉलंटियर्स थे। और ये 78 लोग रैंडमली नहीं चुने गए थे, ये समझो, हर एक को केयरफुली सेलेक्ट किया गया था, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग बैकग्राउंड से, ताकि सिर्फ एक स्टेट का कम्युनिटी का मूवमेंट ना लगे, सिर्फ गुजरात का मूवमेंट ना लगे, ये सबसे ज़रूरी था। और हर एक इंसान को इस तरह चुना गया था, मतलब हर एक नॉन वायलेंट के प्रति पूरी तरीके से कमिटेड हो, ऐसे चुना गया था। क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अगर एक भी इंसान ने वायलेंस की तो ब्रिटिशर्स उसे उस एक इंसिडेंट के बहाने पूरे मूवमेंट को ही क्लैश कर देंगे और इंटरनेशनली, और उसको जस्टिफाई कर देंगे कि ये लोग तो वायलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब डिस्टेंस था डांडी से गुजरात का एक छोटा सा कोस्टल विलेज, ठीक है, और 350 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, 14 दिन लगे इसे। अब मार्च के दौरान क्या क्या हुआ, हर दिन वो एक नए गांव से गुजरते थे, वहाँ रुकते थे, लोगों से मिलते थे, उन्हें समझाना कि मूवमेंट क्या है और वो कैसे हिस्सा ले सकते हैं, कैसे ये आगे बढ़ते गए, और फिर लोग 78 से शुरू होकर हज़ारों की तादाद में उनके साथ जुड़ गए। गांधी जी रास्ते भर लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात करते थे कि अगर जेल जाना पड़े मूवमेंट में तो जाओ, ये ऑनर की बात है, डर की चीज़ नहीं है। अगर पुलिस पकड़े तो जाओ, जेल में जाओ, अगर मार पड़े तो खाओ, ठीक है, लेकिन वायलेंस नहीं करना है, हमेशा नॉन वायलेंस को चूज़ करना है। यहाँ नॉन वायलेंस सिर्फ एक मॉरल रूल नहीं था, ये एक पॉलिटिकल वेपन था। जब एक शांति से बैठा आदमी बिना हथियार के और फिर उसे मार खाता है वो, तो दुनिया को क्लियरली दिखता है कि गलत कौन है, वायलेंस करने वाला नहीं, मार खाने वाला नहीं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का रिस्पांस मार्च के दौरान क्या था, लॉर्ड इरविन ने पहले इस मार्च को सीरियसली नहीं लिया। उनका मानना था कि एक इंसान का नमक उठाना कोई पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है। लेकिन जब इंटरनेशनल जो प्रेस थी, अमेरिका और यूरोप के जर्नलिस्ट इस मार्च को कवर करने लगे ना, तब ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि गांधी ने एक मीडिया और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी एग्जीक्यूट की हुई है, जिसमें दुनिया उन्हें देख रही है। अब उन्हें रोकना मुश्किल था क्योंकि वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे और जो भी न्यूज़पेपर में छप रहा था सब पढ़ रहे थे। अब 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचते हैं गांधी जी। गांधी जी समुद्र के किनारे गए, उन्होंने नमक उठाया, एक मुट्ठी नमक, एक इंसान, और ब्रिटिश एम्पायर की कानून की उनको पूरा कानून उन्होंने तोड़ दिया। पब्लिक डिफेंस पूरी दुनिया के सामने था। इसके साथ ही सिविल डिसअबॉर्डिनेट मूवमेंट फॉर्मली शुरू होता है। ठीक है, अब ये डांडी मार्च और सिविल डिसअबॉर्डिनेट मूवमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इस वीडियो में साथ पढ़ाया है। अब डांडी के बाद ये सिर्फ नमक तक ही लिमिटेड नहीं रहा, ये एक स्पार्क था और ये स्पार्क पूरे देश में अलग अलग फॉर्म्स में फैला। अब पहले समझो कि सिविल डिसअबॉर्डिनेट मूवमेंट का मतलब क्या होता है। कानून तोड़ते हैं पब्लिकली, पीसफुली, सज़ा मिलेगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हम कानून नहीं मानेंगे, मतलब हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम हमेशा नॉन वायलेंस का तरफ रहेंगे, कानून तोड़ेंगे, जेल में डालेंगे तो चले जाएंगे। ये एक प्रिंसिपल था उनके डिफेंस का। और तो इसमें अब क्या हुआ, अब देखो कि मूवमेंट कैसे फैल रहा है। नमक बनाना कोस्टल एरियाज़ में, जैसे कि गुजरात, मद्रास और बंगाल, समुद्र के किनारे लोगों ने खुद नमक बनाना शुरू करा। ब्रिटिश पुलिस आती थी, अरेस्ट करती थी, लोग फिर भी बनाते रहे और उनकी जेल भरती रही। ठीक है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए, स्वदेशी कपड़े पहने। ये डायरेक्टली ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़े मार्केट था ब्रिटिश गुड के लिए, और मार्केट बंद कर दो तो ब्रिटिश इकोनॉमी को चोट तो लगेगी ही। लिकर शॉप का बहिष्कार, ब्रिटिश गवर्नमेंट लिकर शॉप से काफ़ी टैक्स रेवेन्यू कमाती थी और लोगों ने उसी का बहिष्कार किया, और खासकर महिलाओं ने लिकर शॉप के बाहर धरना दिया। नॉन टैक्स कैंपेन, कुछ इलाकों में खासकर गुजरात के बारडोली में लोगों ने लैंड रेवेन्यू देना बंद कर दिया, और इस मूवमेंट में महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन काफ़ी था और सोशल बदलाव हमें देखने को मिलता है।
नंबर जो बताते हैं कि मूवमेंट किस स्केल पर था, कितना बड़ा था, कि इस पूरे मूवमेंट में लगभग 60,000 से ज़्यादा लोग जेल गए। ओके, उसके बाद आता है 5 मई 1930 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और पुणे जेल भेज दिया। ओके, ब्रिटिशर्स की सोच थी कि अगर लीडर को हटा दो तो मूवमेंट रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मूवमेंट और तेज हो गई, क्योंकि गांधी जी ने पहले से ही लोगों को यही ऐसे ही प्रिपेयर किया था कि लीडर के जाने के बाद भी मूवमेंट रुकना नहीं चाहिए। अब आता है दरासना सॉल्ट वर्कर्स। ये सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट का एक ऐसा इवेंट है जिसे इंटरनेशनली सब कुछ बदल दिया था। जैसे कि धरासना गुजरात में एक ब्रिटिश सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी है। ओके, गांधी ने जेल जाने से पहले ये प्लान बनाया था कि वो वहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च करेंगे, और लेकिन सत्याग्रह करेंगे, कोई अग्रेशन नहीं, कोई वायलेंस नहीं होगा, ब्रिटिश कानून को सिंबॉलिक चैलेंज करेंगे। उसके बाद 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू और अब्बास तैयब जी की अगुवाई में लगभग 2000 से ज़्यादा सत्याग्रही इस दरसना की तरफ आगे बढ़े। ब्रिटिश पुलिस तैयार थी, सब सत्याग्रही आगे बढ़े, लाठीचार्ज हुई, आगे के सत्याग्रही गिरते रहते थे, पीछे वाले आगे आ जाते थे, और यही घंटों तक चलता रहा। वहाँ पे एक अमेरिका के जर्नलिस्ट थे, वेब मिलर, और वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा और एक रिपोर्ट लिखी, और वो रिपोर्ट बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में छपी, अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में। उसने डिस्क्राइब किया कि सत्याग्रही मार खाते रहे, गिरते रहे, लेकिन किसी ने भी नॉन वायलेंस को चूज़ नहीं किया, वायलेंस को चूज़ नहीं किया, उन्होंने नॉन वायलेंस को फॉलो किया। अब इसका एक इम्पैक्ट था। इस एक रिपोर्ट ने वो काम किया जो कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं कर सकी थी। वेस्टर्न पब्लिक ने अपनी आंखों से देखा कि ब्रिटिश रूल इंडिया में क्या कर रहा है, और इंडिया की नॉन वायलेंट डिसिप्लिन ने भी दुनिया को इम्प्रेस किया। ओके, वायलेंस नहीं कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन वायलेंस नहीं कर रहे हैं, नॉन वायलेंस का डिसिप्लिन देख लिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ा, और ये गांधी जी की उस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट था जिसमें वो जानते थे कि सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया की नज़र में भी जीतना ज़रूरी है। ठीक है, 1930 में के अंत तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब ये क्लियरली समझ में आ गया था कि ये मूवमेंट रोकने से नहीं रुकने वाला। जेल भरी पड़ी है, इंटरनेशनल प्रेस कवरेज नेगेटिव है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अब नेगोशिएशन करना पड़ेगा। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। अब पैक्ट की टर्म्स क्या क्या थी इंडियन साइड से देखो, कि सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट सस्पेंड होगी, कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। अब पैक्ट की टर्म्स ब्रिटिश साइड से क्या थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज़ होंगे जो सिर्फ मूवमेंट में इन्वॉल्व थे और जिन पर वायलेंस का कोई केस नहीं था। ठीक है, और कोस्टल एरियाज़ में जो लोग जो हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए नमक बना सकते हैं। आई रिपीट, पर्सनल यूज़ के लिए नमक बना सकते हैं। अब पैक्ट की लिमिटेशन को समझना ज़रूरी है। ये पैक्ट पुण्य स्वराज यानी पूरी आज़ादी तो नहीं दिला रहा है, नमक पर ब्रिटिश मोनोपोली पूरी तरीके से नहीं हटा है, मूवमेंट सस्पेंड की गई है, ख़त्म नहीं की। तो अब क्या हम इस सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को एक फेलियर मान लें? तो नहीं। और ये समझो कि क्यों? क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर उस वक्त तक दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी, और एक इंडियन लीडर के साथ नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठकर बातें कर रही थी। ये पहली बार था। इसका सीधा मतलब था कि ब्रिटिशर्स को अब इंडियंस की जो डिमांड है वो उसको कम्प्लीटली इग्नोर करने का ऑप्शन नहीं है उनके पास। और ये एक फंडामेंटल पॉलिटिकल शिफ्ट था, चाहे टर्म्स कंप्लीट रही हो या नहीं। ओके, अब सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट 1934 में फॉर्मली विड्रॉ हो गया, 1934 में। और सीधा आज़ादी नहीं मिली, वो 1947 में मिली। लेकिन इस मूवमेंट ने अचीव क्या किया ये जानना ज़रूरी है। तो पहली बात कि पहली बार ट्रूली मास मूवमेंट बना। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस एक एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने पहले बात करी है इस बारे में। तो सीडीएम जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट था उसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, ट्रेडर्स, किसान, मतलब हर कैटेगरी के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। इंडिपेंडेंस मूवमेंट अब सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं रही, पूरे देश की बात बन गई। और जब पूरा देश एक चीज़ चाहता हो तो उस चीज़ को रोकना मुश्किल हो जाता है। कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर रोक पाएगी? दूसरा, महिलाओं की पॉलिटिकल एंट्री।
सिविल डिसअबॉर्डिनेट मूवमेंट के बाद महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो परमानेंट हो गई। ये एक लॉन्ग टर्म सोशल चेंज था जो सिर्फ इस मूवमेंट से आया था और आगे जाके इंडिपेंडेंट इंडिया की बिल्डिंग में भी इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तीसरा, इंटरनेशनल ओपिनियन शिफ्ट। दरासना और डांडी की रिपोर्टिंग के बाद जो वेस्टर्न पब्लिक ने देखा कि ब्रिटिश रूल इंडिया में क्या कर रहा है, ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया को होल्ड करना इंटरनेशनली एम्बैरसिंग और एक्सप्रेसिव होता चला गया। ओके और 1947 तक ब्रिटिश फैसले में एक कंट्रीब्यूशन फैक्टर था उनका इंडिपेंडेंस में। ठीक है, चौथी बात, नॉन वायलेंस और रेसिस्टेंस का ग्लोबल मॉडल बना। गांधी की सत्याग्रह स्ट्रैटेजी दुनिया की एक नई पॉलिटिकल टूल बन गई। मार्टिन लूथर ने अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट में डायरेक्टली गांधी जी की फ़िलॉसफी को यूज़ करा और उन्होंने खुद इसे एक्नॉलेज किया। ठीक है, नील्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में भी इससे इंस्पिरेशन ली। तो ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। ब्रिटिशर्स को नेगोशिएट करना पड़ा। गांधी इरविन पैक्ट ने इस्टेब्लिश किया कि ब्रिटिशर्स अब इंडियंस को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार नेगोशिएटिंग टेबल पर आओ तो एक चीज़ तो मान ली गई कि डिमांड का वेट तो है हमारी। ठीक है, फेयर ख़त्म करो। कॉलोनियल रूल की सबसे बड़ी ताकत ये थी डर, मतलब जेल जाने का डर, लाठी का डर। और सिविल डिसअबॉर्डिनेट मूवमेंट में जब 60,000 से ज़्यादा लोग अपनी मर्ज़ी से 60,000 से ज़्यादा लोग अपनी मर्ज़ी से जेल गए, डर के नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से गए। ठीक है, उन्होंने नॉन वायलेंस चूज़ करा, वो अपनी मर्ज़ी से गए। तो एक जनरेशन के अंदर से ना वो डर निकल गया। और जब मतलब ये एक साइकोलॉजिकल चेंज था जो डायरेक्टली 1947 की आज़ादी की बुनियाद था। अब कुछ एग्ज़ाम रेडी क्विक समरी देख लेते हैं। तो सिविल डिसअबॉर्डिनेट मूवमेंट क्या था? 1930 से 1934 के बीच में गांधी की अगुवाई में एक मूवमेंट चला जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सॉल्ट ब्रिटिश लॉ को और ख़ासकर सॉल्ट लॉ को तोड़ा, बिना वायलेंस के सज़ा कबूल करी और डांडी मार्च किया, ये सब। तो डांडी मार्च के अब की फैक्ट देखो, शुरू होता है 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, ख़त्म होता है 6 अप्रैल 1930 डांडी गुजरात में। ठीक है, डिस्टेंस 350 से भी ज़्यादा किलोमीटर, ड्यूरेशन 14 दिन, वॉलंटरी 78 केयरफुली सिलेक्टेड हुए थे, लीडर महात्मा गांधी। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 5 मार्च 1931 को और सिविल डिसअबॉर्डिनेट मूवमेंट फॉर्मली एंड होता है 1934 को। ओके, आई होप you like this video. Please like, share and subscribe this channel.